नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो फरवरी और मार्च के करंट के बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे जो अप्रैल का करंट है वो। इसके अंदर हमने इंक्लूड करी है कुछ योजनाएं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज या जो रिनोल्ड पर्सनैलिटीज है राजस्थान की वो, और कुछ नीतियां या जो कार्यक्रम हुए हैं राजस्थान सरकार के वो जो राजस्थान समसामयिक के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर जो जितना कंटेंट लगा है हमें लगता है कि अप्रैल के करंट के लिए वो इनफ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने बाबू सुनाओ को डीएनडी पे रख दीजिए कि भाई थोड़ी देर क्लास है, ध्यान दे एक हमार के काश्यम। तो सबसे पहले हम जो आयोजन महोत्सव या सम्मेलन है उनकी बात करते हैं। तो जो 23वां कैंसर सर्वाइवर्स डे कार्यक्रम है वो हुआ था 25 अप्रैल 2026 को जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। तो अगर आप पूछे किसके द्वारा आयोजित किया गया था तो भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया था। सर्वाइवर्स डे में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कैंसर विजेताओं के साहस को सम्मानित किया। ये जो नए निर्वाचित उपराष्ट्रपति है इनसे पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के होते श्री जगदीप धनखड़। क्योंकि इनका नाम हो सकता है आपके मुंह पे चढ़ा रहे क्योंकि ये राजस्थान से बिलोंग करते थे, लेकिन अब जो उपराष्ट्रपति है वो है पी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। फिर 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB 2026 जिसकी आयोजन तिथि रही है 26 से 28 अप्रैल 2026 और इसका स्थान रहा है जयपुर में एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। और इसका उद्देश्य भारत का एक प्रमुख B2B बिजनेस टू बिजनेस इसको बोलते हैं पर्यटन व्यापार मंच चाहिए जो है, और इसका आयोजन करता रहा राजस्थान का पर्यटन विभाग, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और फीकी। और इसके उद्देश्य भारत में जो इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देना, विदेशी खरीदारों और भारतीय विक्रेताओं के बीच व्यापारिक नेटवर्किंग बढ़ाना। सीधी सी बात है, अगर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो वहां की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। और सीधी सी बात है, सारी सरकारों का लक्ष्य अभी इकोनॉमी को बढ़ाना है। कैसे? जैसे फटाफट करेंगे हम, ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे क्योंकि मुझे पता है आपको अपने बाबू के वीडियो कॉल्स अटेंड करने होते हैं, रिप्लाईज करने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, कुछ को तो मल्टीटास्किंग भी करनी होती है। तो जल्दी जल्दी सुलझाने की कोशिश करेंगे विद टेक्स्ट। फिर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का 35वां दीक्षांत समारोह 25 अप्रैल 2026 को ये भी संपूर्ण हुआ। तो दो तीन कार्यक्रम पढ़े हमने वो लगभग 25 अप्रैल को हुए हैं। तो इस समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तो उधर जो भी अपने पढ़ा था पहले एग्जीबिशन वाला GITB उधर भी कार्यक्रम की कैंसर वाला पढ़ा था उसमें थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय राज्यपाल राजस्थान के एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े के द्वारा की गई। जो यूनिवर्सिटीज होती है राजस्थान की उनके जो कुलाधिपति होते हैं वो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं, वो है हरिभाऊ बागड़े। इस अवसर पर राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा और राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल रहे। जो था राजस्थान विश्वविद्यालय जो राजस्थान यूनिवर्सिटी उसका 35वां दीक्षांत समारोह। इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026 जो उदयपुर में हुआ, जिसकी आयोजन तिथि रही 27 से 29 मार्च 2026 को। और इसका आयोजक कौन रहा? वो रहा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री जिसको 40 भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उद्घाटन करता रहे इसके गौतम कुमार दत्त जो मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। फिर मंजिल प्रोग्राम, ये नॉर्मली है लड़कियों को थोड़ी सी वो अपलिफ्टिंग देने के लिए कि थोड़ी वो डिपेंडेंट हो जाए या उनको कुछ स्किल्स सिखाएं। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट और रोजगार उन्मुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य किशोरियों को सशक्त वो आत्मनिर्भर बनाना, कि उनको कुछ स्किल्स सिखाएं ताकि वो किसी पे डिपेंड नहीं रहे, आत्मनिर्भर बने, कुछ कमा दमा सके। जिसका संचालन करता है शिक्षा विभाग राजस्थान और RSLDC। इसके अंदर जो लक्षित समूह जो टारगेट रखा गया वो रखा गया 15 से 21 वर्ष की लड़कियां, नॉर्मली जो टीन एज में प्रवेश करने के 2-3 साल बाद में और फिर टीन एज से निकलने के 2 साल बाद की लड़कियां, स्कूल में पढ़ने वाली या ड्रॉप आउट लड़कियां भी बोल सकते हैं। जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पायलट प्रोजेक्ट जैसे मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ वो होता है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एरियाज स्पेसिफिक स्थान पे ऐसा कोई योजना चलाई जाती है कि देखते हैं ये काम करती है या नहीं। फिर वो वहां पे अच्छा परफॉर्म करती है तो उसको फिर ऑल ओवर राजस्थान या ऑल ओवर जितना उनको क्राइटेरिया वो लेके चलते हैं यहाँ हमको लागू करना है वो वहां लागू कर दी जाती है। और इसका विस्तार 2023 में 10 जिलों तक भी किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट करने के बाद। और इसके वर्तमान जो जिले हैं वो है अजमेर, अलवर, बारां, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर। जो मंजिल प्रोग्राम है उसके अंदर 15 से 21 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनको टारगेट रखा गया है, जो स्कूली बालिकाएं भी हो सकती है और स्कूल ड्रॉप आउट बालिकाएं भी हो सकती है। और इसका उद्देश्य है उनको स्किलफुल बनाना और डिपेंडेंट बनाना थोड़ा। फिर ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट
इसको जीराम या ग्राम भी बोलते हैं। इसका आयोजक है राजस्थान सरकार का कृषि विभाग और आयोजन की तिथि रही इसकी 23 से 25 मई 2026 रहेगी। इसमें शोधकर्ता, नीति निर्माता, किसान, भारत और विदेश की 100 प्लस कंपनियां, कई देशों के प्रतिनिधि जिसमें साउथ एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे। फिर पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पश्चिम क्षेत्र जोनल का जो कॉन्फ्रेंस है वो जो किया गया 7 अप्रैल 2026 को जयपुर में पहला कृषि सम्मेलन क्षेत्रीय सम्मेलन पश्चिम क्षेत्र जोनल का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, जो इससे पहले एमपी के मुख्यमंत्री भी रहे। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो केंद्र सरकार का योजना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप फसल को बढ़ाने के लिए, इस पहल के अंतर्गत राज्य में अपनाई गई सर्वोत्तम कार्य प्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया और इस जोनल में गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 5 राज्यों के कृषि मंत्री, सचिव, निदेशक और अधिकारियों ने भाग लिया। कुल मिला के बात यह कि जो ये 5 राज्य बताए गए इनके पूरे कृषि विभाग ने भाग लिया, जिनमें इनके मंत्री, सचिव और जो जितने भी निदेशक वगैरह या जो भी अधिकारी थे उच्च स्तर के, उन सब ने भाग लिया। फिर पोषण पखवाड़ा 2026, ये पोषण पखवाड़ा आप पकड़ के बैठ जाए, इसका 100% एक क्वेश्चन आएगा चाहे किसी शिफ्ट में आए, क्योंकि हर एग्जाम में पोषण पखवाड़े से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत भी बहुत सारी योजनाएं संचालित है। तो अपन देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसकी आयोजन अवधि रही 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026। जो पोषण पखवाड़ा है 9 से 23 अप्रैल 2026 तक 8वां पोषण पखवाड़ा शुरू किया गया। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियों और इसकी थीम जो रखी गई, प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास रखी गई और उद्देश्य कुपोषण में कमी एवं जन जागरूकता को बढ़ाना। सीधी सी बात है, अगर बालक कुपोषित रहेगा तो मानसिक रूप से वो ढंग से विकसित नहीं हो पाएगा, शारीरिक रूप से तो हो ही नहीं पाएगा, मानसिक रूप से भी विकसित नहीं हो पाएगा। तो सरकार ये चाहती है कि बालक विकसित हो शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से, इसलिए सरकार ने पोषण पखवाड़ा चला रखा है। राजस्थान में जो इसकी प्रमुख उपलब्धियां पोषण पखवाड़े की उसकी देखते, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा था, राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? पहला। और राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े माह है ना, उसमें जो राष्ट्रीय पोषण माह है उसमें राजस्थान को स्थान मिला दूसरा। फिर जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसमें जनवरी में यानी पहले महीने में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? पहला। जनवरी में पहले महीने में राजस्थान ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहला स्थान हासिल किया और फरवरी माह में दूसरा, यानी दूसरे महीने में दूसरा। तो ये एकदम इजी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में पहले महीने यानी जनवरी में राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया और दूसरे महीने यानी फरवरी में राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया। ये तो याद ही रह सकता है। प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम इसके अंतर्गत क्या क्या है? पूरक पोषाहार कार्यक्रम है जिसका लक्षित वर्ग रखा गया 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, यानी कि सीधी सी बात है। और फिर है गर्भवती और धात्री महिलाएं, ना तो बच्चा कुपोषण का शिकार बने ना उसकी माँ, यानी कि दोनों को थोड़ा सुपोषण मिले तो रिकवर जल्दी हो। फिर मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना, इसमें जो लक्षित वर्ग रखा गया वो गर्भवती महिलाएं कि वो उनको ढंग से खाना पीना, भाई सबके पास उन सुविधाओं की रीच नहीं होती है जो अपन लोगों के पास होती है, बाकी लोगों के पास होती है। लोग रोटी रोटी को भी मोहताज होते हैं। तो सरकार चाहती है कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है या कोई ऐसी कंडीशन से गुजर रही है तो उनको थोड़ा ठीक ठाक खाना मिले, जिससे उनके पेट के अंदर पल रहा बच्चा है वो थोड़ा ढंग से उसको भी पोषण मिल सके। तो इसका लक्षित वर्ग रखा गया मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट का गर्भवती महिलाएं। फिर मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, और इसका जो लक्षित लक्षित वर्ग टारगेट हो गया, क्या रखा गया इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे की उनको कुपोषण का शिकार नहीं होना पड़े और उनको जितने ग्रेडिएंट सी हो वो मिल जाए खाने वाने की। समझ रहे हो बात को? फिर दुग्ध युक्त बालाहारी में रखा गया लक्षित वर्ग अति गंभीर कुपोषित बच्चे, यानी जिन बच्चों को स्टार्ट में भी छोटे बच्चे लगभग 6 महीने तक, तो जहां तक मुझे नॉलेज है दूध पे निर्भर रहते हैं, अगर वो उनके पास नहीं मिल पाता तो वो कुपोषण का शिकार होना जाहिर सी बात है। तो सरकार जो ज्यादा गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने योजना चला रखी है दुग्ध युक्त बालाहार। फिर है माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 राजस्थान यूथ डायलॉग फिनाले, इसका आयोजन किया गया था 12 से 13 अप्रैल 2026 को। आयोजन स्थल रहा था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर और सहयोग था खेल विभाग का और भारतीय खेल प्राधिकरण का। और इसका उद्देश्य रखा गया युवाओं को नीति निर्माण प्रक्रिया से सीधे जोड़ना। केंद्रीय बजट 2026 को नाम दिया गया था युवा शक्ति से प्रेरित बजट। जो भारत सरकार का बजट है उसको युवा शक्ति से प्रेरित बजट का नाम दिया गया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। कार्यक्रम में इस विजन को लागू करने हेतु आयोजित देश भर में किया गया 1 लाख यंग लीडर्स तैयार करने का लक्ष्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया, जो माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 है
राजस्थान का युद्ध डायलॉग फिनाले में। फिर है राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026। प्रदेश में चारागाह, जल स्रोत, वन और अन्य जो साझा संसाधनों के संरक्षण और बेहतर उपयोग को लेकर राजस्थान शामलात अधिवेशन 2026 का शुभारंभ 15 अप्रैल 2026 को किया गया। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में इसका वो प्रोग्राम हुआ और इसका उद्घाटन किया पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने। और इसका विषय रहा साझा संसाधनों के साथ साथ अपनी समृद्धि के आकार देना। पहल रही निराश्रित गोवंश के लिए 457 जो पंचायतें समितियां हैं उनमें दीनदयाल उपाध्याय चारागृह विकास आधारित आश्रय स्थल। सीधी सी बात है, जो वर्तमान राजस्थान सरकार है उसकी ज्यादातर योजनाओं का नाम आपको अटल, दीनदयाल इन नामों पे मिलेंगे। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर लगभग उनकी योजनाएं मिलेगी और पुराने वालों को राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पे। राजभाषा सेमिनार है वो उदयपुर में 2026 में आयोजित किया गया 9 से 10 अप्रैल को। और इसका आयोजन वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन संस्थानों के द्वारा किया गया। इसकी तिथि रही 9 से 10 अप्रैल 2026। 2 दिवसीय जो कार्यक्रम था राजभाषा सेमिनार उदयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी चंद्रदीप कुमार झा जो सांख्यिकी सलाहकार और राजभाषा प्रभारी है। और इसके मुख्य अतिथि रहे थे किशोर कुमार जुगनू जी, जिनका नाम है वो साहित्यकार है, मतलब उनका साहित्यिक नाम जुगनू जी है, तो वरिष्ठ साहित्यकार। और इसकी थीम रही थी देश के विकास में भारतीय भाषाओं का योगदान। सीधी सी बात है, भारतीय भाषाओं का तो योगदान होना ही है। और इसी के साथ बता दूं जो भारतीय भाषाओं के साथ साथ एक चीज और बता दूं, जो राजस्थानी भाषा है अपनी, कोर्ट ने इस जो राजस्थानी भाषा है इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए बोल दिया है। इसको पाठ्यक्रम में भी शामिल करो, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, राजस्थानी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करना पड़ेगा। तो ये सब एडीबी कार्यशाला जयपुर में है, जो इन्वायरमेंट सोशल फ्रेमवर्क और एशियाई डेवलपमेंट बैंक की जो कार्यशाला जयपुर में हुई, इसका आयोजन एशियाई विकास बैंक के द्वारा जयपुर में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन किया गया। विषय रहा इन्वायरमेंटल सोशल फ्रेमवर्क यानी ईएससी। राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट ये 2-3 बार आ चुका है। सी साइड स्टार्टअप समिट है जो जयपुर में 27 फरवरी से 1 मार्च 2026। विजेता स्टार्टअप्स, ये अगर दूसरी बार हमने डाला तो जाहिर सी बात है इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है, आपका रिवीजन भी हो जाए। सी साइड स्टार्टअप्स में अलग अलग जो कंपनीज थी, अलग अलग श्रेणियां थी, में से रखा गया कौन सी कंपनी किस श्रेणी में फर्स्ट आई है। तो अपन देखते हैं, जो अर्ली ग्रोथ स्टेज श्रेणी है उसमें जो प्रथम स्थान हासिल किया था वो किया था कैपेक्षा डायनामिक्स ने, और द्वितीय स्थान इसमें किया था केटलक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने। फिर आइडिया या सीड स्टेज की जो श्रेणी है उसमें प्रथम स्थान हासिल किया था एग्नोसिस ने, और द्वितीय स्थान हासिल किया था टेक्नोलॉज प्राइवेट लिमिटेड ने। ये आप मार्च के करंट में पढ़ चुके हैं और अप्रैल के करंट में भी पढ़ रहे हैं, तो इससे सवाल आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। फिर है 37वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसका आयोजन 18 अप्रैल 2026 राजस्थान विधानसभा में, और आयोजक लोकसभा सचिवालय का पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी। और इसका विषय रहा था इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग यानी विधायी मसौदा तैयार करना। और सहयोग इसमें दिया था विदेश मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग जो आईटीसी है योजना। और उद्देश्य इसका रखा गया था विभिन्न देशों के प्रतिभागियों को कानून निर्माण और ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया उसका प्रशिक्षण देना, यानी कि जो विधानसभा या लोकसभा में जैसे कानूनों का निर्माण होता है, कैसे कानून बनते हैं, कैसे विधान बनते हैं, कैसे विधि के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, उनका थोड़ा प्रशिक्षण देना कि अगर आगे अगर वो नेता वेता बने या कोई अधिकारी बने तो उनके थोड़ी सुलभ रहे वो चीजें, उनको सब कानूनों को समझना और समझाना और बनाना। फिर राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026, इसको सहकारिता विभाग व राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा 17 से 26 अप्रैल तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन किया गया जयपुर में। और कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र में। तो आपको पूछा जा सकता है जो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला हो उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए जवाहर कला केंद्र जयपुर, और इसको आयोजन किया गया 17 से 26 अप्रैल को। फिर शुभारंभ है गौतम कुमार दत्त जो सहकारिता राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के। मुख्य आकर्षण इसका रहा नागौर का जीरा, भुसावर का अचार, पुष्कर का गुलकंद, सिरोही की सौंफ, राजसमंद का शरबत, नाथद्वारा की ठंडाई, प्रतापगढ़ की हींग, केरल की काली मिर्च। सब्जी नहीं बेच रहा हूं भाई, ये रहे इसके मुख्य आकर्षण। महाराष्ट्र के मसाले, चित्तौड़गढ़ की अजवाइन, इरोड या तमिलनाडु कहें तो हल्दी, पंजाब के चावल, मथानिया की मिर्च, कश्मीर की केसर और मध्य प्रदेश का प्योरी गेहूं। तो ये मुख्य आकर्षण रहे, रट लेना इनको। पूछा जा सकता है कि जो सहकार मेला जो मसाला मेला हुआ था राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, उसके अंदर
कौन कौन से जो मुख्य आकर्षण रहे थे, कहाँ की कौन सी चीज रही थी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगला है राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन 2026। इसकी तिथि रही थी 21 से 22 मई 2026 रहेगी। आयोजन स्थल इसका जयपुर में होगा। उद्देश्य देश में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना और प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना। आयोजक संस्थाएं प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, ये इनके आयोजक रहेंगे। तो इनको आप मई के करंट में पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स में हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो राजस्थान रॉयल्स को पहले जो कार्ल सोमानी का ग्रुप था उन्होंने खरीदने की कोशिश की थी। इनको कंसोर्टियम ग्रुप था, उन्होंने खरीदा था, लेकिन पूरी बात नहीं बन पाई। अब जो राजस्थान रॉयल्स की जो आईपीएल टीम है, पहले आईपीएल की विनर है, इसको खरीदा है लक्ष्मी मित्तल ने, जो जिनका संबंध मूलतः शुरू से है। तो जो राजस्थान रॉयल्स की टीम थी वो पहले दूसरे लोगों के पास थी। अब जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है इसके लगभग यूं कहें कि 70% जो ओनरशिप है वो एक राजस्थान के आदमी के पास है, और वो चूरू के, नॉर्मली वो इंग्लैंड में रहते हैं। स्टील, इनको स्टील किंग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि स्टील किंग के नाम से को जाना जाता है। तो लक्ष्मी निवास मित्तल है ये, और इनके साथ राजस्थान रॉयल्स की जो ओनरशिप है इसमें शामिल है आधार पूनावाला। इन्होंने कोवैक्सीन वगैरह ये बनाई थी ना, उनमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो ये पहले आईपीएल की विनर है, 2008 में हुआ था पहला आईपीएल, उसको राजस्थान ने जीता था। पहली प्रो कबड्डी की जो लीग हुई थी उसको भी जयपुर पिंक यानी राजस्थान ने जीता था। तो जो राजस्थान रॉयल्स की जो आईपीएल टीम है वो लगभग 16,000 करोड़ में, वैसे गए तो शायद 15,200 या 600 करोड़ के लगभग है, बिकी है। इसके अंदर राजस्थान रॉयल्स की सारी फ्रेंचाइजी है, उनको खरीदा गया है लक्ष्मी निवास मित्तल के द्वारा। पहले कंसोर्टियम समूह के काल सोमानी ने खरीदा था, लेकिन उनकी बात नहीं बन पाई किसी कारण। अब राजस्थान रॉयल्स जा रही है लक्ष्मी निवास मित्तल के पास, जिनको स्टील किंग के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है उनकी बात करते हैं, तो उसमें प्रियंका बिश्नोई डिस्कस थ्रो में। तो 24वीं पैरा नेशनल चैंपियनशिप जो भुवनेश्वर में हुई थी, भुवनेश्वर कहाँ, उड़ीसा। भुवनेश्वर आने के आपसे उड़ीसा में पूछा जा सकता है। डिस्कस थ्रो में फलौदी की प्रियंका बिश्नोई ने गोल्ड जीता। हरियाणा की एशियाई गोल्ड मेडलिस्ट लक्ष्मी को 23.69 मीटर नया नेशनल रिकॉर्ड से हराया, यानी कि इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया, जिसमें इन्होंने जो गोल्ड जीता डिस्कस थ्रो में, वो डिस्कस थ्रो 23.69 मीटर दूर उन्होंने फेंका। 5.5 फ्लैग फुटबॉल नेशनल प्रतियोगिता रोहतक हरियाणा में हुई, और कुल भागीदार इसमें रहे 11 राज्य। तो यूं कह सकते हैं नेशनल प्रतियोगिता थी। राजस्थान का प्रदर्शन इसमें रहा, 3 स्वर्ण और 1 रजत, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीता। जूनियर बालिका में जो फर्स्ट आई उसमें राजस्थान ने चंडीगढ़ को 7 से हराया। जूनियर बालक में कर्नाटक को 19-8 से हराया। फिर सीनियर पुरुष में बिहार को 6-0 से हराया राजस्थान ने, और सीनियर महिला वर्ग में राजस्थान ने रजत पदक जीता। जो 5.5 फ्लैग फुटबॉल की नेशनल प्रतियोगिता हुई थी उसमें राजस्थान ने 3 स्वर्ण और 1 रजत, यानी को टोटल 4 पदक जीते। फिर 5वीं समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन स्थल रहा बीकानेर, और मुख्य विजेता, ओवरऑल विजेता रहे थे जिनको बोलते हैं चैंपियन ऑफ चैंपियंस, वो रहे थे अरसान खान, जो जोधपुर के निवासी, और उनको 71,000 का पुरस्कार मिला। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष कौन है, नवीन यादव। ये याद रखें कि राजस्थान जो बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष कौन है, नवीन यादव। और जो ओवरऑल विजेता रहे थे समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के, उनका नाम है अरशान खान। फिर चीनी ताइपे में आयोजित पैरा एशिया कप तीरंदाजी, जिसमें जो श्याम सुंदर स्वामी है पैरा तीरंदाज है, ये नाम आप याद रखें भाई, ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम से पहले। बीकानेर के इन्होंने उपलब्धियां क्या, 1 गोल्ड मेडल जीता टीम के साथ, इनमें इनके टीम के साथ जो टीम थी उनमें सोमन कुमार के साथ इन्होंने युगल जोड़ी बना के जीता, और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल स्पर्धा में सिद्ध खुद के दम पर। तो 2 पदक इन्होंने जीते, 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, श्याम सुंदर स्वामी ने। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये पहली बार हो रहा है, आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए ही ये गेम हो रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में है 2026 में। इन प्रतियोगिताओं में कुल 7 पदक स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी, जिनमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती शामिल है। इसके अतिरिक्त 2 पारंपरिक जो खेल है मलखम्ब और कबड्डी को प्रदर्शन खेलों के रूप में शामिल किया, यानी इनका
कोई मेडल वेडल नहीं दिया जाएगा। मलखम्ब और कबड्डी का ये प्रदर्शन खेल है, यानी कि जब उद्घाटन होता है टूर्नामेंट का तब इन दोनों के एक एक मैच दिखाए जाएंगे, या समापन से पहले एक एक मैच दो अच्छी टीमों के बीच में दिखाए जाएंगे, तो प्रदर्शन मैच बोलते हैं। क्या नाचा ना आईपीएल शुरू होने पहले कई बार तमन्ना भाटिया ने, ऋतिक रोशन ने, कभी अरिजीत सिंह ने बोला, बस वही। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी छत्तीसगढ़ करेगा। छत्तीसगढ़ इस विशेष प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाला पहला राज्य बनेगा जो पूरी तरह जनजातीय खिलाड़ियों के लिए समर्पित है। इन खेलों का आधिकारिक शुभंकर कौन है? मोरवीर। ये रखें याद, जो आदिवासी खेल है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का जो शुभंकर है वो कौन है? मोरवीर। और पूरी तरह जनजातीय खेल है। 7 खेल इसमें शामिल होंगे, 7 ही होंगे ना, देख लेते हैं भाई। हाँ, 7 खेल इसमें शामिल होंगे। फिर राजस्थान का प्रदर्शन, इसमें राजस्थान ने कुल 5 पदक, इनमें 3 रजत और 2 कांस्य जीते। और राजस्थान की ओवरऑल रैंकिंग रही 22 राज्यों में 22। देख लो अपना प्रदर्शन कैसा भी। अमित कुमार मीणा, इन्होंने कुश्ती में 125 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता, यानी कि इन्होंने उठाया सिल्वर। जब में रजत भी गोल्ड दिखने लगता है तो सिल्वर याद रख लें भाई। फिर राकेश कुमार मीणा कुश्ती में, इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। फिर दिनेश सोलंकी, इन्होंने कुश्ती में 60 किलोग्राम में रजत पदक जीता। बल्केश कुमारी मीणा है फीमेल कुश्ती में, इन्होंने महिला वर्ग की 68 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। आप पदक भी याद रखें, बल्केश कुमारी मीणा, दिनेश सोलंकी, राकेश कुमार मीणा, ये दोनों लड़के हैं। राकेश कुमार और दिनेश सोलंकी, इन्होंने तो रजत पदक जीता, और जो लड़की है इन्होंने जीता कांस्य। अमित कुमार मीणा ने भी क्या जीता? रजत पदक जीता। राजस्थान की रैंकिंग कौन सी रही? जो ट्राइबल गेम्स है खेलो इंडिया की, उनमें 22 की रैंक रही, ये याद रखें। फिर जगदीश मीणा एथलीट में कांस्य पदक, जगदीश मीणा ने भी इसमें कांस्य पदक जीता। इस बड़ी सफलता के पीछे छोटी सादड़ी के प्रसिद्ध पहलवान और कोच अजय शर्मा का मार्गदर्शन रहा। कोच अजय शर्मा ने मिट्टी से अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर तय किया। 9 बार के कांठल केसरी जो लोकल टूर्नामेंट होता है कि वो विजेता रहे अजय शर्मा। वर्ष 2008 से कुश्ती के अखाड़े से जुड़े हुए। अब बच्चों को कोचिंग का प्रशिक्षण दे रहे हैं जो आदिवासी क्षेत्र है उनमें। तो जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं उनकी सफलता के पीछे इनके कोच अजय शर्मा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर सनातन प्रीमियर लीग आईएसएल 2026, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, इंदौर में। ये शायद अपन ने मार्च ग्रहण में पढ़ा था, जिसकी विजेता टीम रही थी राजस्थान की महाराणा प्रताप रणबांकुरे। पहली बार ये हुआ था और पहली बार ये चैंपियन बनी। और उपविजेता टीम रही थी मध्य प्रदेश की अहिल्या माता गार्जियंस। फाइनल का परिणाम राजस्थान ने 39 रनों से जीत दर्ज की और मैन ऑफ द मैच है और राजस्थान के लक्ष्मी नारायण गुर्जर बने थे। तो याद रखें सनातन प्रीमियर लीग है, उसके मैन ऑफ द मैच राजस्थान के लक्ष्मी नारायण गुर्जर बने। विजेता कौन सी रही? तो महाराणा प्रताप रणबांकुरे की टीम है वो रही अरुंधति चौधरी। मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कजाकिस्तान की बॉक्सर पखेत सेइदिस को 4-1 से अरुंधति ने हराकर जो कोटा से संबंध रखती है 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये याद रखेंगे, एशियाई मुक्केबाजी जो प्रतियोगिता है अरुण चौधरी ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड। यानी कि कौन से नंबर पे आई? वो फर्स्ट। और इन्होंने किसको हराया? कजाकिस्तान की पखेत सेइदिस को। ये याद रखें, इधर से क्वेश्चन बन सकता है। फिर इंडियन एथलेटिक सीरीज जो स्वयमान सिंह स्टेडियम में हुई, जिसमें कचनार चौधरी है जिनका संबंध सुजानगढ़ से। शॉर्टपुट में उन्होंने 15.75 मीटर तीसरे प्रयास में सर्वश्रेष्ठ थ्रो करा। फिर सुमन शर्मा है, इन्होंने 15.09 मीटर का थ्रो करा। फिर कविता कुमारी इन्होंने 13.75 मीटर का थ्रो करा। और इसकी जो इंडियन एथलेटिक सीरीज है इसके अंदर जो अन्य उपलब्धियां उनमें देखते हैं राजस्थान की 12 एथलीटों ने विभिन्न स्पर्धाओं में पहला स्थान हासिल किया। राजस्थान की निकिता पूनिया ने महिलाओं की अंडर 20 वर्ग की हैमर थ्रो स्पर्धा में 47.93 मीटर थ्रो के साथ बेस्ट थ्रो के साथ शीर्ष स्थान अर्जित किया। शीर्ष स्थान किसने अर्जित किया? राजस्थान की निकिता पूनिया ने। और जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो था वो किसने फेंका? कचनार चौधरी ने शॉर्टपुट में। ऑल इंडिया इंडोर रोइंग चैंपियनशिप जो कटक उड़ीसा में हुई, ऑल इंडिया इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल पदक कितने जीते? 48 में। किसने पदक जीता ये नहीं पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं ऑल इंडिया रोइंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते? 48। और 48 पदकों में राजस्थान ने 5 स्वर्ण, 17 रजत, 6 कांस्य। स्वर्ण कम थे उनसे ज्यादा और कांस्य पदक उससे भी ज्यादा। मुकुल चौधरी, ये झुंझुनू के क्रिकेटर है मुकुल चौधरी। ये लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी की तरफ से खेलते हैं। एक मैच इन्होंने जिताया है
बड़े शानदार प्रतिभाशाली क्रिकेटर राजस्थान के झुंझुनू के और सीकर की एसपीएस क्रिकेट एकेडमी से निकले। इसके अलावा मैं राजस्थान के कुछ क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में खेल रहे हैं, खेल चुके हैं, उनके नाम बता देता हूं, उनसे भी पूछा जा सकता है। तो उनमें कौन कौन से हैं? रवि बिश्नोई, तो जोधपुर से। फिर दीपक चाहर, दीपक और राहुल चार, ये दोनों भाई हैं, गंगानगर से। फिर है खलील अहमद, ये है टोंक से, ये इंडिया टीम में भी खेल चुके हैं और ये दोनों भाई भी इंडिया टीम में खेल चुके हैं। रवि बिश्नोई इंडिया के एक नंबर गेंदबाज भी रह चुके हैं T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में। फिर कौन हो गए? दीपक चार, मानव सुथार, ये राजस्थान की रणजी टीम के कप्तान है शायद। ये भी खेल रहे हैं, ये गुजरात की टीम से खेल रहे हैं। रवि बिश्नोई कौन सी टीम से खेल रहे हैं फिलहाल? राजस्थान से, ये भी राजस्थान रॉयल्स से ही खेल रहे हैं। और दीपक चार मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं। खलील अहमद सीएसके से खेल रहे हैं। याद रखें, भी पूछा जा सकता है कभी भी और कहीं भी। इसके अलावा बहुत सारे अशोक शर्मा नाम के एक और हैं, वो भी राजस्थान से ही हैं। इनके अलावा दीपक हुड्डा और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं राजस्थान के अब जो नए आए और खेल रहे हैं। महिपाल लोमरोड भी खेल चुके हैं। तो ये मुकुल चौधरी का वो डिस्क्रिप्शन था। फिर देखते हैं मुक्केबाज हर्ष चौधरी। जयपुर के मुक्केबाज हर्ष चौधरी ने एशियन मुक्केबाज चैंपियनशिप में उलान बटोर मंगोलिया में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैं इतना कोई याद रखने का, हर्ष चौधरी ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक, ना याद रखें आप। इसमें जीता मुक्केबाजी में। फिर ईस्टर्न चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट 2026 तो 11 से 15 अप्रैल तक आयोजित हुआ कोलकाता में। राजस्थान स्क्वैश एकेडमी की इनाया अंद्रावी और वीर श्रृंगी ने कांस्य पदक जीते, यानी तीनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। दोनों ने, सॉरी, इनाया अंद्रवी और वीर श्रृंगी ने ब्रॉन्ज मेडल जीते, यानी 3 नंबर आई इसमें ईस्टर्न चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट 2026 में। फिर 5वीं मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसके अंदर लोहारू हरियाणा में आयोजित 5वीं मास्टर वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप है, भरतपुर की पूनम शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। पूनम ने 57 किलो भार वर्ग में कुल 56 किलो भार उठाकर महिला वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया, प्रथम यानी गोल्ड जीता। तो पूनम है, उन्होंने 5वीं मास्टर वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप हरियाणा में आयोजित हुई थी, में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने और 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है, उन्होंने 56 किलो वजन उठाया। फिर गर्विता बलदुए, जो कोटा की है, गर्विता बलदुए ने अंडमान में आयोजित हो रहे नेशनल सर्फ ओपन 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन किया। मेडल नहीं आया होगा लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो आप याद जरूर रखें। ये जो कुछ गेम्स है, हमें क्रिकेट होती है, फुटबॉल इतनों का पता है, सर्फिंग वगैरह अपन को इतना नहीं पता है। तो जो कोटा गर्विता बलदुए बलदुए इन्होंने अंडमान में आयोजित हो रहे नेशनल सर्फ ओपन में। फिर ख्वाहिश शर्मा, इन्होंने कायरा मिस्र में होने वाले ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 के लिए जयपुर की ख्वाहिश शर्मा का भारतीय टीम में चयन हुआ है। ख्वाहिश शर्मा 50 मीटर राइफल और 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेगी। फिर आर्यन नेरा का संबंध कहां से? सीकर से। तेरा का जर्मनी इंटरनेशनल बर्लिन में ओपन 2026 की जो प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 800 मीटर फ्री स्टाइल तेरह की स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता, यानी कितने नंबर आए? 3 नंबर आए। फिर धीरज चौधरी व शिव है, जो मास्को रूस 15 से 21 अप्रैल तक आयोजित वुसु स्टार प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ी रहे हैं। और शिव ने 60 किलोग्राम में स्वर्ण पदक रूस के खिलाड़ी को हराकर जीता। और जो धीरज चौधरी है, इन्होंने 100 किलोग्राम में रजत पदक जीता, यानी शिव ने कौन सा जीता? गोल्ड 1 नंबर आए और धीरज चौधरी कौन से पे आए? रजत, यानी 2 नंबर आए। फिर जो रीवा अरोड़ा है, जयपुर की रीवा अरोड़ा ने लिटिल अंडमान प्रो 2026 सर्किंग प्रतियोगिता में 5.23 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। यह सर्किंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित भारत की पहली राष्ट्रीय सर्किंग और स्टेडियम पेडलिंग चैंपियनशिप है। तो ये जरूर याद रखें, अगर कोई चीज पहली बार हुई है के बारे में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो ये सर्किंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित जो भारतीय पहली राष्ट्रीय सर्किंग और स्टैंड अप पेडलिंग चैंपियनशिप है, ये आयोजित हुई और इसमें जयपुर की रीवा अरोड़ा है, इन्होंने कांस्य पदक जीता, जिनका स्कोर रहा 5.23। फिर चर्चित व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है, इसके अलावा पानी पीना भी जरूरी है। तो जो चर्चित व्यक्ति और स्थल है के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आ जाओ। तो पहले चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा, जो सूक्ष्म कला के लिए जाने जाते हैं। इन्हें उदयपुर का बेहतरीन चितेरा भी कहा जाता है। इनकी विशेषता है सूक्ष्म पुस्तकों, जो मिनिएचर बुक्स होती है, उनका निर्माण करते हैं। और इन्होंने हाल ही में सचिन तेंदुलकर के जो बर्थडे गया था 24 अप्रैल उनका शायद बर्थडे है सचिन तेंदुलकर का, उसपे 53वें जन्मदिन पर सूक्ष्म पुस्तिका तैयार की थी। और पुस्तिका की विशेषता क्या रखी, 23 पृष्ठ थे इसमें, और आकार था इसका सिर्फ 2.2 इंच। एक लघु कला का अनूठा उदाहरण है। 22 इंच नहीं है भाई, 2.2 इंच। अपने में मिस्टेक हो जाती है कई बार। आपकी तरह वो जो टाइपिस्ट है ना, वो भी थोड़ा से बाबू सोना से लगा रहता है बेचारा कभी कभी। फिर आकांक्षा मोदी, तो राजस्थान में बावड़ियों के संरक्षण के लिए आकांक्षा मोदी बावड़ी बाईसा के नाम से विख्यात है। तो पूछा जा सकता है बावड़ी बाईसा के नाम से कौन विख्यात है, तो कौन विख्यात है, आकांक्षा मोदी। जयपुर की रहने वाली आर्किटेक्ट आकांक्षा मोदी ने मात्र 3.5 वर्षों में 189 बावड़ियों का डॉक्यूमेंटेशन और 461 बावड़ियों की मैपिंग कर उनके संरक्षण और विरासत को बचाने का सराहनीय कार्य किया है। आभा चौधरी भी बावड़ियों की संरक्षण जीर्णोद्धार हेतु कार्यरत है, बावड़ी बाईसा के नाम से प्रसिद्ध है। यानी बावड़ी बाईसा के नाम से आभा चौधरी और आकांक्षा मोदी दोनों की लड़कियां महिलाएं कहे, ये दोनों प्रसिद्ध है। रमन कुमार दवे है, प्रोफेसर रमन कुमार दवे को राजस्थान राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का कुलगुरु नियुक्त किया गया। कुलगुरु पद पर यह नियुक्ति कार्यभार संभालने वाले की तिथि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, यानी कि या तो 70 वर्ष की आयु तक वो कुलगुरु रह सकता है, या 3 साल तक कुलगुरु रह सकता है। जो भी इनमें से पहले कंप्लीट हो, या 3 साल का कार्यकाल खत्म हो गया तो आप कुलगुरु से हट जाएंगे, या 70 साल पूरे हो गए तो वैसे हट जाएंगे। तो राजस्थान की प्रमुख जो यूनिवर्सिटीज है उनके जो कुलगुरु पूछा जा सकता है, पीछे के एग्जाम में पूछा गया राजस्थान की जो रिनोन या थोड़ी विख्यात यूनिवर्सिटीज है उनके कुलगुरु कौन है। कुलाधिपति तो आपको पता है राज्यपाल होते हैं, तो कुलगुरुओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मेन राजस्थान यूनिवर्सिटीज है उनके कुलगुरुओं के बारे में। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलगुरु है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। फिर जो महाराजा सुरनमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर है, इनके कुलगुरु है प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय MDSU, इसके कुलगुरु अजमेर में है प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल। फिर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, इसके कुलगुरु हैं पवन कुमार शर्मा। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु हैं डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत, ये अस्थायी रूप से। फिर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो MGC बीकानेर है, उसके कुलगुरु है प्रोफेसर मनोज दीक्षित। जगतगुरु रामानंद राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर है, इसके कुलगुरु है प्रोफेसर मदन मोहन झा। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का, इसके कुलगुरु है प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ला। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु है प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी। ये रटने पड़ेंगे भाई इनको, वो क्या है इनके सीधे नाम है, यूनिवर्सिटी है, ये तो आपको बुद्धि करना पड़ेगा। तो करंट में वैसा भी कुछ नहीं होता है, कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने को ये 2 घंटे क्लास है, 10 घंटे भी जा सकते हैं। आप ऑफलाइन में पढ़ते बट इतना नहीं हो पाता ना, मेरे को पता आपके पास, आप लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है, अबू संभालना होता है। बीकानेर जो तकनीकी विश्वविद्यालय उसके कुलगुरु हैं प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु हैं प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग। अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है इनके जो कुलगुरु है इनको, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का भी। राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार देते हैं ना, वैसे इनको दे रखा। फिर हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं प्रोफेसर NK पांडे। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत। तो जो हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी का जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का जो यूनिवर्सिटी है जयपुर है, उसके कुलगुरु है प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु डॉक्टर निष्ठा जायसवाल, याद रखें ये यूनिवर्सिटी अभी चर्चा में है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है, तो इसके कुलगुरु है डॉक्टर निष्ठा जायसवाल। MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु है अजय कुमार शर्मा। बाबा आमटी दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु हैं डॉक्टर देव स्वरूप। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु हैं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, अतिरिक्त प्रभारी इनको भी मिला हुआ है। मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु है डॉक्टर MK आशेरी। जो व्यवसायिक अर्थशास्त्र पुस्तक है वो सीमा दादी जो डॉक्टर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की वाणिज्य संकाय की अतिथि शिक्षिका है।
पुस्तक है उनकी व्यवसायिक अर्थशास्त्र नाम से, और इस पुस्तक का विमोचन किया प्रेमचंद बेरवा ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं। वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा के लिए गठित जो प्रमुख समितियां, ये याद रखिए भाई, पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है और करंट में भी। तो 2026-27 के लिए जो विधानसभा की बहुत सारी समितियां होती हैं, इनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। दो जगह सवाल आने के चांसेस है, पॉलिटी में डेफिनेटली पूछा ही जा सकता है और इधर भी। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जो वासुदेव देवनानी ने 8 से 9 अप्रैल 2026 को वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान विधानसभा की 4 प्रमुख वित्तीय समितियों और 12 अन्य समितियों का गठन किया है, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा, यानी 1 साल तक तो करंट में ये छातीगुटा करेगी। तो प्रमुख वित्तीय समितियां, उनके सभापति या अध्यक्ष हैं, वो कौन कौन है? जनलेखा समिति, इसके जो सभापति हैं या अध्यक्ष हैं वो टीकाराम जूली। जो जनलेखा समिति होती है या लोकलेखा भी बोलते हैं इसको कई बार, इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष होता है, या कहीं विपक्ष का नेता होता है, यानी हरेड़ दी पार्टी हो ना, बिल्कुल जो मुख्य नेता हो ना वो। अब ये मत कीजिए डोटासरा क्यों नहीं, ये आपको विधायक दल चुना है, ये हमारा नेता विधानसभा में होगा। तो प्राक्कलन समिति क्या है कि जो सभापति अध्यक्ष हैं वो संदीप शर्मा, और प्राक्कलन समिति ख है इसके बाबू सिंह राठौड़, यानी क के बाद ख आता है और ए के बाद में ब आता है। तो अपन जैसे अभय सदे वाला देखते हैं तो बाबू सिंह राठौड़ वाला आपको याद रह जाएगा, ए के एवज में सामने ब, जैसे ए ब सदे होता है, क ख ग होता है, तो ख वाले में प्राक्कलन समिति ख है, उसमें बाबू सिंह राठौड़ आप कर दोगे, ये तो नहीं बोलोगे, मेरे को 100% पता है। राजकीय उपक्रम समिति है, इसके अध्यक्ष कालीचरण सर्राफ। फिर जो नियम समिति है, इसके अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष भी है। प्रश्न एवं संदर्भ समिति है, इसके हैं राजेंद्र पारिक जो शाही सीकर के विधायक है। महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण संबंधी जो समिति है, उसकी जो सभापति अध्यक्ष हैं वो है कल्पना देवी, ये याद रखें। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति जो बनाई गई है, उसमें नरेंद्र बुडानिया जो तारानगर के विधायक हैं। अनुसूचित जाति कल्याण समिति में रमेश खिंची है, इसके सभापति। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में फूल सिंह मीणा। मीणा दिख रहा है तो जनजाति से आपको अगर आए तो डेफिनेटली आप आराम से रिलेट कर पाओगे, फूल सिंह मीणा उधर कर दोगे। गृह तथा स्थानीय निकायों पंचायती राज संस्थाओं संबंधित समिति है, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। और याचिका एवं सदाचार समिति है, जिसके अध्यक्ष हैं कैलाश चंद्र वर्मा। फिर विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी जो समिति है, उसके अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गोठवाल। अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं केसाराम चौधरी। सामान्य परियोजनाओं संबंधी जो समिति है, उसके अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। कुसुम सिंह ये सरपंच है। डीग जो जिला है उसकी राड़ ग्राम पंचायत, शायद रारा नहीं, ये राड़ ग्राम पंचायत है। इनको नई दिल्ली में सम्मानित किया गया था, इनके बारे में हमने मार्च के करंट में पढ़ा था, अप्रैल के में पढ़ लो। तो डीग जिले की राड़ ग्राम पंचायत की सरपंच कुसुम सिंह को नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिष्ठित महिला बीकन लीडर के अवार्ड, ये क्वेश्चन छप सकता है किसी ना किसी शिप में कि बीकन लीडर का अवार्ड किस महिला को दिया गया था और वो कहां से संबंध रखती थी। तो वो डीग से थी और राड़ ग्राम पंचायत की सरपंच थी कुसुम सिंह, जिनको महिला बीकन लीडर अवार्ड से नवाजा गया। ये पुरस्कार महिला सशक्तिकरण और राड़ जो ग्राम पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए मिला है। लिख देता हूं इधर बीकन लीडर। सुषमा महाजन मेलोडी ऑफ कलर्स प्रदर्शनी, इसका आयोजन 17 से 19 जनवरी 2026 को स्थान जवाहर कला केंद्र जयपुर। उद्घाटन उप मुख्यमंत्री व पर्यटन कला एवं संस्कृति मंत्री जो दिया कुमारी है उनके द्वारा। इस प्रदर्शनी में डॉक्टर सुषमा महाजन की कला चित्रों की 60 जलरंग पट्टियों को प्रदर्शित किया गया। जो कुछ चीजें जनवरी की या फरवरी के करंट में मिस हो जाती है ना, उनको अप्रैल के करंट में भी डाला गया है। कुछ योजनाएं हैं जो लगातार चल रही है, कहीं किसी ना किसी महीने से उनमें कुछ ना कुछ अपडेट आता है, कोई ना कोई संबंध रखता है, तो वो भी इसमें डाली हुई है, इस कुछ नहीं किया है। डॉक्टर इकबाल सक्का है, उदयपुर के निवासी है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण शिल्पी है। विश्व टेबल टेनिस दिवस जो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, इनकी उपलब्धि है दुनिया का सबसे छोटा सोने का टेबल टेनिस सेट इन्होंने तैयार किया इकबाल सक्का ने। फिर डॉक्टर संदीप बख्शी जयपुर की नेशनल यूनिवर्सिटी जो जेएनयू के चांसलर है, डॉक्टर संदीप बख्शी को अप्रैल 2026 में IIM का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये याद रखें भाई। तो इस पद पर नियुक्त होने वाले
भारत के पहले विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। UNIIM के गुडविल एम्बेसडर पर किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर संदीप बख्शी को, जो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। तो UNIIM है वो कुपोषण के विरुद्ध माइक्रो एल्गी स्पाइरेना के उपयोग के लिए अंतर सरकारी संस्थान है, जिन्हें इस प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र जो UN का मान्यता प्राप्त पद है इस पे नियुक्त किया गया है। भारत के पहले विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले जो कुलपति है, कुलगुरु, सॉरी, एक मिनट, महर्षि दयानंद सर अब जो स्थल आ गए, अब इधर आ गए थोड़े स्थल, चर्चित स्थल है वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी MDSU अजमेर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 है उसके आधारित अध्यादेश लागू करने वाला है अपने राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय, को आप फरवरी मार्च दोनों के करंट में पढ़ चुके हैं। टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में शामिल किया गया किनको? सफीना हुसैन को। सफीना हुसैन पिछले 2 दशक में भारत के ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र में 20 लाख से अधिक स्कूल से बाहर रही लड़कियों को दोबारा शिक्षा में जोड़ने से सफल रही, यानी कि जो स्कूल ड्रॉप आउट है, स्कूल नहीं जा सकी, उन कम से कम 20 लाख बच्चों को इन्होंने शिक्षा तक पहुंचाया है, शिक्षा के साधनों तक इन्होंने पहुंचाया है। एजुकेट गर्ल ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर अपने नवाचारी मॉडल की शुरुआत पाली और जालौर जिलों से ही की थी। पाली, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर ये जिले हैं, इधर थोड़ा शिक्षा का स्तर कम है और बच्चों की शिक्षा पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। अपना जो शेखावटी एरिया वगैरह है, जयपुर इधर का एरिया, इधर बालिकाओं की शिक्षा बहुत ज्यादा है, लेकिन इधर पश्चिम राजस्थान की तरफ जाएंगे इधर शिक्षा खत्म हुई होती जाएगी, कम होती जाएगी। उधर से थोड़ा पश्चिम तो पाकिस्तान, आपको पता है अफगानिस्तान में शिक्षा पर बैन है। फिर केकड़ी प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई युक्त शहर बन गया, यानी कि आपको ये जो जियो का रिचार्ज है ये करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधी सी बात है, पहला वाईफाई युक्त शहर बना है केकड़ी। यहाँ पे आपको फ्री इंटरनेट मिलेगा। लेकिन इसी की एक ही चीज याद आ रही है, अभी जो अपन ऐसे रोज पानी पी पी के अंबानी को वगैरह गालियां देते रहते हैं ना, कि रिचार्ज महंगा कर दिया, ये महंगा कर दिया, 400 का रिचार्ज, 399, 999। भाई आज से 8-9 साल पहले जो 1 GB डेटा मिलता था ना, वो 199 का मिलता था डेटा, वो भी मैक्सिमम 3G होता था, 5GB नहीं। आज आप अनलिमिटेड 5G का आनंद उठा रहे हो, दिन का आपका डेटा यूज जाता है 10-10, 15-15 GB। ये 1 GB मिलता था 1 महीने के लिए, वो भी 3G 199 का, और इसके ऊपर आपको रिचार्ज करना पड़ता था। कॉल रेट कम करवाने वाला अलग, मेन रिचार्ज अलग, तो बहुत सारे लफड़े थे। फिर भी हम लोग मतलब अपने पास सुविधा हो जाए तो अपन गालियां देने में कोई संकोच नहीं करते भाई, सीधी सी बात है। जिस आदमी की सिम अपन यूज कर रहे हैं उसी आदमी को अपन गालियां, हाँ भाई सबको, सीधी सी बात है, जो बिजनेस करता है वो पैसे कमाने के लिए करता है, वो हमसे भी कमाएगा। लेकिन पहले के मुकाबले अब की सिचुएशन बहुत ज्यादा है। आप ये क्लास देख पा रहे हैं, शायद इसका रीजन भी वो 4G 5G है। अंबानी को आप गालियां देते हैं पानी पी पी के, इसका रीजन भी है कि आपको सीधे फोन पे क्लास मिल रही, वरना इसी 1 GB 3G में तो मेरे को नहीं लगता आप एक ये क्लास भी पूरी देख पाते। तो जो केकड़ी प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई युक्त शहर बना है, केकड़ी शहर राज्य का भी पहला, विदेश का बना, सीधी सी बात, राज्य का भी पहला हो जहां आमजन को मुफ्त इंटरनेट मिलेगा। 10 अप्रैल को इसका शुभारंभ किया गया था नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा के द्वारा। इन जाबर सिंह खर्रा, इनके बारे में मेरे को एक बात सुनने को मिलती है कि कोई भी ऐसे विधायक या सांसद का चुनाव लड़ता है ना, तो उसकी जमीन बढ़ती जाती है या प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। इनके बारे में मैंने सुना है कि जब जब इन्होंने चुनाव लड़ा है जीता, तो इनकी जमीन कम होती जाती है। मतलब एक चुनाव लड़ा उसमें 5 बीघा कम, अगले में 5 बीघा और कम, पता नहीं। हमारो खेत जोधपुर एक स्थल है। मार्च 2026 में टाइम मैगजीन में वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पैलेसेस 2026 की सूची जारी की गई। टाइम मैगजीन के द्वारा, एक प्रतिष्ठित मैगजीन है। सूची में दुनिया के विशिष्ट, अनोखे और सस्टेनेबल पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। भारत की 3 प्रमुख संपत्तियों को इसमें स्थान मिला, जिनमें पहला है मारो खेत जोधपुर, जो 40 एकड़ में फैला हुआ है, 40 एकड़ का रिजनरेटिव फॉर्म स्टेट। और दूसरा है द ओबराय राजगढ़ विलेज रिजोर्ट मध्य प्रदेश का। और तीसरा है हिमालय प्राण लॉज कुमाऊं उत्तराखंड। अपन को यही याद रखना, मारो खेत, अपन आपने खेत आगे जानू ही नहीं, मारो तो मारो, बस बात खत्म। फिर अम्बेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र, 14 अप्रैल जो अम्बेडकर जी का हैप्पी बर्थडे होता है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह में भवानी निकेतन परिसर
जयपुर में आयोजित नगरीय क्षेत्रों में 200 अम्बेडकर ई लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा। अम्बेडकर पीठ मंडुला जयपुर में अम्बेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र की स्थापना की घोषणा। समाधान साथी एआई चैटबॉट कार्यक्रम में समाधान साथी एआई व्हाट्सएप चैटबॉट का भी शुभारंभ किया गया कि इन योजनाओं से या इससे रिलेटेड कोई भी चीज की जानकारी हो तो ये चैटबॉट शुरू किया गया है। लेकिन लोग तो चैट जीपीटी और जेमिनी पे जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। रामसागर झील है हिंडोली बूंदी। हाल ही में नए पर्यटन और विकास कार्यों के कारण चर्चा में रही रामसागर झील राजस्थान बूंदी हिंडोली जिले में बूंदी में हिंडोली में स्थित है। झील के किनारे भगवान श्री राम की 21 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कायलाना झील है, उसको वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें ये जोधपुर में स्थित है। विकास जो वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है और इसके अंदर सहयोग मिल रहा है एडीबी का, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लस जो दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के विशेषज्ञ भी इसमें सहयोग दे रहे हैं और योजना में एडीबी के 5वें चरण में शामिल किया गया है। चंदन वन विकसित, चंदन की खेती दक्षिण राजस्थान में। मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के उदयपुर सिरोही बांसवाड़ा जिलों में 25-25 हेक्टेयर क्षेत्र में चंदन वन विकसित किए जाने की योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है। इस हेतु उदयपुर की कालका और बांकी नर्सरी को चयनित किया गया। तो आपको पूछा जा सकता है कि चंदन वन विकसित करने की योजना में कौन कौन सी नर्सरियों को शामिल किया गया। तो उसमें कालका योजना, बांकी नर्सरी, दोनों नर्सरी है, इनको शामिल किया गया है। हाइड्रोजन गैस लैब जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्थापित की जाएगी, जिसकी लागत आएगी कितनी, 10 करोड़। और इसकी विशेषता होगी राज्य की पहली यूनिवर्सिटी जहां पर हाइड्रोजन गैस लैब स्थापित होगी। उसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन फ्यूल पर शोध करना। 10 करोड़ में से आप अंदाजा लगा लीजिए कितने किसकी जेब में जाएंगे। प्रमुख पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं तो गुड डिजाइन अवार्ड 2025 जयपुर की डिजाइन जो पेशेवर रेखा मीणा है, डिजाइनर है, इन्होंने स्वीडन की एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में वोल्वो कार्स में काम करते हुए गुड डिजाइन अवार्ड 2025 जीता है। बाद स्वीडन में काम करती थी, वोल्वो कार्स में काम करती थी ये जो कंपनी वोल्वो की, और इन्होंने इसमें गुड डिजाइन अवार्ड 2025 जीता था। किन्होंने जीता था, जयपुर की रेखा मीणा ने। फिर मछली एवं वन्य प्राणी पुरस्कार, ये अपन मार्च के करंट में पढ़े, अप्रैल वाले में पढ़ रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट है। तो जो मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार दिए गए थे आईटीसी राजपुताना होटल है, इसमें दिए गए थे। आयोजन मार्च 2026 में 6वां संस्करण था इसका। और आयोजक प्रभा खेतान फाउंडेशन और WWF इंडिया। और जो पुरस्कार विजेता है वो है अनिल बिश्नोई, हनुमानगढ़ के निवासी हैं। काला हिरण के संरक्षण और 10,000 से अधिक इन्होंने हिरण बचाए और 60 जलाशय बनाए, तालाब वगैरह या जो पक्षियों के लिए या पशुओं के लिए काम आ सके, पानी वानी पीने के। और उदयपुर रेस्क्यू टीम है जिनमें सीताराम मीणा और अजीत सिंह शामिल है। सपद रेस्क्यू व स्थानांतरण के लिए इनको 2.5 लाख रुपए पुरस्कार दिया गया है। फिर दर्शन कुमार मीनारिया, उदयपुर जो मीनार विलेज है उसको बर्ड विलेज बनाने में इनका योगदान रहा है, इनको 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। बिस्मिल्लाह खां अवार्ड है तो बिहार के बक्सर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जयपुर के उस्ताद अमीन और तनवीर साबरी को बिस्मिल्लाह खां अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि जयपुर के कौन से वो जो संगीतज्ञ या वाद्य यंत्र वादक हैं जिनको बिस्मिल्लाह खां अवार्ड दिया गया, तो वो है उस्ताद अमीन और तनवीर साबरी। फिर दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 पत्रकार अवधेश अकोदिया जो दैनिक भास्कर की, इनको दिया गया। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 जिसकी श्रेणी जूरी स्पेशल अवार्ड रही। अन्य उपलब्धियां विजयपाल डूडी के साथ रामनाथ गोयन का अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। किनको, अवधेश अकोदिया तो दैनिक भास्कर जो अखबार या डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज का से जुड़े हुए हैं। राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 इसका आयोजन प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी विचार मंच के द्वारा किया गया और इसका स्थान रहा जवाहर नगर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल सभागार जयपुर। सम्मानित विभूतियां इसमें 12 क्षेत्र में रही, वो देखते हैं कौन कौन सी। अध्यात्म के क्षेत्र में पंडित राजकुमार शर्मा को ये कौन सा सम्मान दिया गया, राजस्थान शिरोमणि सम्मान, ये याद रखें। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में कौन कौन, अनिला कोठारी और पंडित रामकिशन। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर विजय सरदाना, प्रदीप कुमार और ललित के पंवार और पूनम कुलरिया को यह सम्मान दिया गया था, राजस्थान शिरोमणि। पर लिख देता हूं भाई, आप अगली पीपीटी में आए तो राजस्थान शिरोमणि पुरस्कार। और मीडिया क्षेत्र में मनीष शर्मा को दिया गया। खेल में अवनी लेखरा जो निशानेबाज है इनको दिया गया। व्यवसाय में कमलेश शर्मा को दिया गया और कला में उस्ताद अनवर खां मंगनियार को दिया गया।
और गौ सेवा में भरत सिंह राजपुरोहित को ये पुरस्कार दिया गया, राजस्थान जो शिरोमणि पुरस्कार है। मिस ग्लैम राजस्थान 2026 आयोजन इसका ब्लैक रॉक मिस ग्लैम, ये जो स्पॉन्सर है ब्लैक रॉक मिस ग्लैम राजस्थान 2026। ग्रैंड फिनाले का स्थान रहा था मानसरोवर अनंत महल रिजॉर्ट। प्रतिभागिता राजस्थान की टॉप जो 40 मॉडल्स है इन्होंने इसमें भाग लिया था, और मुख्य विजेता जो मिस ग्लैम राजस्थान है इसमें अंशिका गुप्ता रही, और ब्रांड एम्बेसडर इसकी कामना राजपुरोहित रही। मिस ग्लैम राजस्थान आइकन कौन रही? बुशरा खान। मिस ग्लैम राजस्थान टीन कौन रही? अर्चिता पांडे टीन, मतलब जो अंडर 18 लड़की है उसको चुना गया है। तो विनर अंशिका गुप्ता रही मिस ग्लैम राजस्थान की, आप ये याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं जो मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 है, इसमें मीनाक्षी छापेवाला है, तो ये मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 की विजेता रही है। मूल निवासी कहाँ की है? जयपुर की। इससे पहले मिस राजस्थान 2025 में भी ये फर्स्ट रनर अप रह चुकी है, यानी कि फर्स्ट रनर अप यानी सेकंड नंबर पे आई थी। इसे अच्छा नहीं लगता ना कि बोले कोई फाइनल में आ गई थी, फर्स्ट रनर अप यानी उधर भी विजेता होती है लेकिन 2 नंबर की। फिर मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026, इसमें मिस राजस्थान कौन रही? वेदिका जैन जो कोटा की है। मिसेज राजस्थान रही दीपिका चौधरी जो जयपुर की, और फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 रही तरुषि। फेमिना मिस इंडिया से सवाल उठते हैं भाई, ये पूछा जा सकता है। फिर अपन बात करते हैं नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 की। दिनेश सिंह को बेंगलुरु में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड 2026 में नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 है उसमें किसको सम्मानित किया गया या किसका संबंध राजस्थान से? तो वो है दिनेश सिंह, आप याद रखें, और वो बेंगलुरु में इनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव व डॉक्टर वैशाली बसावड़ा जयपुर के हैं, और इनको ASCRS फिल्म फेस्टिवल वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में हुआ था, उसमें द डोमिनो इफेक्ट के लिए ग्रैंड प्राइज मिला। अमेरिका में ये तो 2 डॉक्टर है, समरेश श्रीवास्तव और डॉक्टर वैशाली, इनको ASCRS फिल्म फेस्टिवल जो अमेरिका में वाशिंगटन DC में हुआ था, और इसके लिए द डोमिनो इफेक्ट नाम की इन्होंने फिल्म बनाई थी, उसके लिए ग्रैंड प्राइज मिला इनको। लगभग 300 मेडिकल फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का चयन किया गया जो इनकी फिल्म थी, और इस फिल्म की विशेषता है आंख की सर्जरी के प्रभाव को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया गया। मेडिकल शिक्षा में जागरूकता में ये सहायक है। फिर राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 किसको मिला? मदन गोपाल लड्डा को, और इनकी कृति है रेत का टीला। एक शिफ्ट में तो 100% छपेगा ही छपेगा कि राजस्थान अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार को मिला 2026, मदन गोपाल लड्डा, और इनकी कृति है रेत का टीला। मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026, ये सिविल सेवा जो दिवस है 21 अप्रैल को मनाया जाता है उस दिन दिए गए थे, और इसकी थीम थी सिटीजन यानी सेंट्रिक गवर्नेंस लास्ट माइल डिलीवरी। नागरिक केंद्रीय शासन और अंतिम छोर तक जो वितरण है सरकार की योजनाओं का, उसके लिए 9 लोक सेवकों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें सुशासन श्रेणी में किसको मिला? आरती डोगरा व सिद्धार्थ महाजन को। फ्लैगशिप योजना की श्रेणी में मिला डॉक्टर कुशाल यादव और रोहितास सिंह तोमर और राजीव तोमर को, और नवाचार की श्रेणी में कृष्ण कुणाल गायत्री राठौड़, नकाते शिव प्रसाद मदन व पी बाला मुरुगन को ये अवार्ड मिला। पढ़ेंगे भाई। फिर जो रितु शर्मा है राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट एवं गाइड राज्य मुख्यालय के तत्वाधान में जो राज्य प्रशिक्षण केंद्र है जगतपुरा में राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह हुआ था। इसमें इनको पुरस्कार दिया गया था रितु शर्मा को, जिसमें जयपुर जिले की सीओ यानी गाइड रितु शर्मा को उनके उल्लेखनीय सेवा कार्यों के लिए राज्यपाल जो हरिभाऊ किशन राव बागड़े उनके द्वारा मेडल ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। तो पूछा जा सकता है कि मेडल ऑफ मेरिट से किसको सम्मानित किया गया और उनका संबंध किस चीज से? तो रितु शर्मा को सम्मानित किया गया और उनका संबंध है स्काउट एंड गाइड से। मारवाड़ रत्न पुरस्कार, उसमें मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट ने इस वर्ष मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। 12 मई को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले समारोह में 19 हस्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। एक विशेष पुरस्कार जो मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान है, और 18 जो मारवाड़ रत्न पुरस्कार है विभिन्न क्षेत्रों में विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण इनमें जो कुछ पुरस्कार जिन लोगों को दिए जाएंगे उनके नाम लिखें, सारों के नहीं लिखेंगे ना तो आप याद रख पाएंगे ना फिर लिखने का मतलब क्योंकि वो बर्डन हो जाएगा, भाई सीधी सी बात है। तो मेन लिखें। जो मारवाड़ का वीर शिरोमणि सम्मान है वो किनको दिया गया? मेजर शतांश को, ये थे आर्मी। और इनका कारण है रेंजागला की लड़ाई में अदम्य वीरता, इनके पास बॉर्डर के कारण 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर इनको सम्मान
कि वीरता और देशभक्ति के लिए विशेष सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान। फिर है राव सेवा सम्मान, मारवाड़ का सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया था डॉक्टर एल जाट को, और इनका क्षेत्र है कृषि। ये जो अन्य प्रमुख पुरस्कार उनके प्राप्त करता है, महाराज सर प्रताप सिंह सम्मान किसको दिया गया, एलन बेबर को। फिर राव जोधा जी सम्मान दिया गया, यानी दिया जाएगा श्याम कुंभट को, तो नामांकित कर दिया गया कि हाँ इनको दिया जाएगा। फिर महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान है ईशा दीक्षित और डॉक्टर प्रणव दीक्षित को। ये वही हनुमंत सिंह है शायद जिन्होंने एकीकरण के समय में इन्होंने शायद एक बार ये थोड़ा रुष्ट हो गए थे और इन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने का मन बना लिया था। अपनी रियासत जो जोधपुर है उसको पाकिस्तान में भी लेगा इन्होंने मन बना लिया था एक बार के लिए। फिर पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान है वो जॉन डी स्मिथ को दिया जाएगा। राजदादी साहब बदन कंवर भटियाणी सम्मान है सरिता राठौड़ को। राजमाता कृष्णा कुमारी सम्मान है मोहन सिंह राठौड़ को दिया जाएगा। और गद सिंह द्वितीय जो सम्मान है वो जीमा देवी को दिया। महादेवी शायद हस्तशिल्प से संबंधित है। और पद्मश्री सीताराम लालस है, ये सम्मान किनको दिया जाएगा, नागराज शर्मा को। सीताराम लालस की बात बताऊं, इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। राजस्थानी भाषा साहित्य में पढ़ेंगे आप। तैयार किया था राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। अब प्रमुख समझौते बात करते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयूज के बारे में बात करते हैं। तो एफएडीए और एसडीसी राजस्थान सरकार के बीच में समझौता हुआ था, वो जयपुर में हुआ था। और आयोजन इसका था फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इसको एफएडीए से बुलाते हैं। और समझौता यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें जो पक्ष कौन कौन से थे, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो एसडीसी है, राजस्थान सरकार। और इसका उद्देश्य था ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुशल कार्यबल यानी स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करना। अपन ऐसे बेरोजगारी बात करते रहते हैं, लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी स्किल्ड बेरोजगारी है। स्किल लोग हैं वो कमा के खा रहे हैं, जिनके पास स्किल्स है, स्किल्ड लोग हैं, अच्छी स्किल्स अच्छा नॉलेज, वो कमा के खा रहे हैं। जरूरी नहीं सरकारी नौकरी रोजगार हो, अनस्किल्ड बेरोजगारी ज्यादा। अभी लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है तो रोजगार कहाँ से। पांडुलिपियों के डिजिटलकरण है तो एमओयू यानी कि जो प्राचीन पांडुलिपि या प्राचीन जो ग्रंथ वगैरह है उनको अपन ऐसे खोल के तो पढ़ नहीं सकते ना, उनके थोड़ा डिजिटाइजेशन करने के लिए, डिजिटलीकरण करने के लिए ये थोड़ा एमओयू किया गया है, ताकि अपन अपने मोबाइल या लैपटॉप में भी उनको देख सके और पढ़ सके, ना तो खराब हो जाएगी। ये समझौता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय बीकानेर व बीकानेर तकनीक विश्वविद्यालय के बीच में किया गया, यानी दो यूनिवर्सिटीज के बीच में किया गया है। उद्देश्य इसका प्राचीन आयुष चिकित्सा पद्धतियों का संरक्षण और डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाना। और उपलब्ध करवाने का रीजन ये है कि भाई उनमें जो तकनीकें बताई गई है बीमारियों से या बहुत सारी जो चीजें उनसे जूझ रहे हैं लोग, उनके निदान की, तो वो लोगों के पास पहुंच सके। और इसका लाभ होगा दुर्लभ पांडुलिपि में सुरक्षित संरक्षण, शोध व अध्ययन में आसानी, आयुष ज्ञान का व्यापक प्रसार हो जाएगा। फिर एमएनआईटी जयपुर और इसरे जो चेन्नई की इंस्टीट्यूट है उसके बीच में एमओयू हुआ है। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको एमएनआईटी बोलते हैं, और इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स को इसरे बोलते हैं, इनके बीच में एमओयू हुआ है। और इसका उद्देश्य कूलिंग सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना, इंडोर एयर क्वालिटी में सुधार करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाना। भाई जहां एसी लगा होगा वहां पर्यावरण संरक्षण हो सकता, और जहां पर्यावरण संरक्षण है देख। फिर आरएसएलडीसी यूनिसेफ डिजिटल गर्ल्स हब डीजीएच का एमओयू। तो राजस्थान में बालिकाओं के डिजिटल सशक्तिकरण हेतु राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और यूनिसेफ इंडिया के बीच में डिजिटल जी हब मॉडल के लिए लेटर ऑफ इंटेंट एलओआई पर सहमति बनी है। फिर जो इसका लक्षित वर्ग रखा गया वो 18 से 29 वर्ष की जो महिलाएं हैं इनको रखा गया, और लाभार्थी महिलाएं की संख्या कितनी होगी, लगभग 2000। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, ये कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से 27 मार्च चरणबद्ध तरीके से मार्च 2027 तक संचालित किया जाएगा, यानी एक साल लगभग। और इसमें रिजल्ट बेस्ड परिणाम आधारित मॉडल अपनाया जाएगा, यानी कि जो कंपनियां जो इंस्टीट्यूट परीक्षण देगी उन युवतियों को, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला सरकार उनको पैसे भी नहीं। ये बहुत अच्छा काम करा भाई। यानी प्रशिक्षण देने वाली एजेंसी को भुगतान तभी किया जाएगा जब प्रशिक्षित युवतियों को सफल प्लेसमेंट होगा, यानी उनको रोजगार मिलेगा कहीं ना कहीं, तभी जाके उनको पैसे मिलेंगे। योजना व नीति, SASCI योजना स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
जो SCI स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसका प्रारंभ केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने हेतु शुरू किया गया ताकि जो राज्य है वो अपनी इकोनॉमी सुधार सके। इसका मुख्य उद्देश्य है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक वृद्धि को गति देना, यानी सीधी सी बात है केंद्र सरकार पीछा देश थोड़ा, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना, ऋण की प्रकृति 100% ब्याज रहित रहेगी, केंद्र जो ऋण देगा राज्यों को उस पर ब्याज नहीं लेगा, निर्धारित समय में वापसी के साथ देना पड़े भी टाइम का। भाई एक चीज है, पैसा और प्यार उसी को दो जो वापस देने की हिम्मत रखे, बाकी किसी को देने का फायदा नहीं और न लुटाने का, ना आप दुखी पाओगे। तो राजस्थान को जो प्राप्त राशि है वो कितनी है 2025-26 के लिए 10,548 करोड़, ब्याज नहीं ले, समझ रहे हो ब्याज को। एकल पुत्री और द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना है, ये भी लड़कियों के लिए योजना है भाई। प्रारंभ वर्ष 2012 से लागू है। ये योजना इस अप्रैल के करंट में इसलिए डाली है कि इसका संबंध वापिस को हाईलाइट किया गया है। और एक दो और योजनाएं जो अप्रैल के करंट में डाली है, लगातार चलती आ रही है योजना। तो ऐसे अलग अलग महीने के अगर 2-4 योजनाएं करंट में डाल दें तो आपकी रिवाइज भी हो जाएगी वो। तो संचालित इसके द्वारा किया जा रहा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। और लाभार्थी होंगे ऐसे परिवार जिनमें केवल एक पुत्री या 2 पुत्रियां, दो होनी जरूरी है भाई। तो आरबीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में निर्धारित जो कट ऑफ होती है या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी बालिकाएं हैं, उनको कुछ पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाती है। पुरस्कार राशि राज्य स्तर पर उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय या व्यवसायिक परीक्षा में जो कट ऑफ निर्धारित करते हैं वो क्लियर करने के बाद उनको कितना मिलेगा 51,000। फिर माध्यमिक या प्रवेशिका परीक्षा उसकी जो कट ऑफ पड़ जाती है तो फिर कितने मिलेंगे 31,000। फिर जिला स्तर पे अगर आते हैं तो सभी परीक्षाएं जो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक आदि हो इनमें कितने मिलेंगे 11,000। जिला स्तर पे 11,000। फिर माध्यमिक या प्रवेशिका परीक्षा जो होती है उसमें 31,000 और जो सीनियर सेकेंडरी होती है 51,000। वो है स्टेट लेवल पे। तो राज्य और जिला स्तर पर मेरिट योग्यता क्रम के आधार पर चयन निर्धारित कट ऑफ अंक जरूरी तो डिसाइड करे बोर्ड कितने अंक कम से कम इन बालिकाओं के होने जरूरी है, तभी इनको ये पैसे मिलेंगे। सिर्फ बालिका होना जरूरी नहीं है, बालिका होगी तो पैसे मिलेंगे ना। पर ऐसे अगर आपको आधे क्या होना चाहिए आधा लाख का लालच थोड़ा ऐसे दिया जाएगा तो बालिकाएं पढ़ाई में भी रुचि लेंगे ना, तो प्रेरित अपने आप होगी। फिर आती है मिशन वात्सल्य योजना, अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए। यह केंद्र परिवर्तित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य का पोषानुपात 60:40 है। और आपको लगभग योजनाओं में अगर केंद्र और राज्य की योजना है उनमें 60:40 का ही आपको अनुपात देखने को मिलेगा। 60% पैसा केंद्र देगा, 40% पैसा राज्य देगा। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को लक्षित समूह के लिए विभिन्न संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल योजना व कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अंदर क्या है, आस्था योजना। पात्रता क्या है इसके, ऐसे परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 40% से ज्यादा विशेष योग्यता यानी विकलांग हो। विकलांग लिखना सही नहीं रहेगा, अपन लिखते हैं इसको दिव्यांग, यही परिभाषा है आजकल सरकार ने इस वर्ड को दिव्यांग में कन्वर्ट कर। दिव्यांग हो उन परिवारों की आस्था कार्ड जारी किए जाते हैं। इसका परिलाभ क्योंकि उन परिवारों को बीपीएल के समकक्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जो सुविधा बीपीएल राशन कार्ड वालों को मिलती है वही जो आस्था कार्ड वाले लोग हैं उनको। आस्था कार्ड किनको मिलता है, जिनकी दिव्यांगता का स्तर 40% से ज्यादा। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पीएमजेवीके, और इस योजना का प्रकार केंद्र सरकार की योजना है। उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं व समग्र विकास में सुधार, और लागू है 1 अप्रैल 2022 से सभी जिलों में। पात्रता की शर्त है 15 किलोमीटर क्षेत्र में कम से कम 25% अल्पसंख्यक आबादी हो। तो भारत में जो अल्पसंख्यक आबादी है वो है जैन, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है। मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है भाई। अल्पसंख्यक की परिभाषा होती है 10% से कम जो आबादी है वो अल्पसंख्यक है भाई। हाँ, मानने को मुस्लिमों को हम अल्पसंख्यक मानते हैं बट नहीं है। 10% से कम आबादी वाले ही अल्पसंख्यक में काउंट होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कवच बीमा योजना, इसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादक होते हैं, दूध देने वाले होते हैं, उनके अगर दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता आ जाती है तो उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है। और आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर 2.5 लाख, मृत्यु होने में 5 लाख और आंशिक स्थायी विकलांगता होने में 2.5 लाख राशि। ये किस योजना के तहत, राज्य सुरक्षा कवच बीमा योजना के तहत। राज्य
सर सुरक्षा कवच बीमा योजना का 9वां चरण है ये, फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक लागू। ताराबंदी योजना ये राजस्थान में चल रही है कि आप अपनी खेतों की ताराबंदी करवा सकते हो। इसके लिए जो न्यूनतम क्राइटेरिया वो शायद कम कर दिया गया, 1 हेक्टेयर या 1.5 हेक्टेयर से 0.5 हेक्टेयर कर दिया गया है। तो इसकी पात्रता आवेदक किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सबसे पहले न्यूनतम भूमि 0.5 हेक्टेयर होनी चाहिए, पहले 1.5 हेक्टेयर थी। यदि किसान के पास 0.5 हेक्टेयर भूमि भी नहीं है तो वो एक समूह में आवेदन कर सकता है, 5 किसान मिलकर आवेदन कर सके कि भाई अब तो अब मैं ताराबंदी करके सरकार पैसा उठा सकता। समूह का प्रावधान 2 या 2 से अधिक किसान मिलकर 0.5 हेक्टेयर भूमि पर आवेदन कर सकते हैं। सामुदायिक मॉडल है, न्यूनतम 10 किसान कुल 5 हेक्टेयर भूमि पर तारबंदी कर सकते हैं। और इसमें जो अनुदान या सब्सिडी है वो किस प्रकार रहती है? जो सामान्य किसान है तो अधिकतम 400 मीटर की लंबाई की तारबंदी मिलती है, जिसका अनुदान है 50%, 100 रुपए मीटर के हिसाब से मिलेंगे। और जिसकी अधिकतम जो सब्सिडी है जो राष्ट्र सरकार हमको देती है, किसानों को देती है, वो 40,000 है। जो सामान्य किसान है उसके लिए। फिर जो लघु और सीमांत किसान है, इसमें अलग अलग हेक्टेयर जमीन के हिसाब से परिभाषा निर्धारित की हुई सरकार की, तो उनको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। के पास जमीन कम उनको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। फिर जो लघु और सीमांत किसान है उनको अधिकतम, उनको भी 400 मीटर मिलेगी तारबंदी, लेकिन जो उनका अनुदान है वो 60% या 120 रुपए मीटर हो जाएगा। और उनको अधिकतम अनुदान कितना मिलेगा? 48,000 रुपए प्रति किसान। सामान्य को 40,000 रुपए और जो लघु या सीमांत किसान उनको 48,000। फिर जो सामूहिक 10 किसान जो खेती करते हैं 5 हेक्टेयर 0.5 वाले, तो उनको अनुदान की राशि कितनी दी जाएगी? 70% या 140 रुपए प्रति मीटर। और अधिकतम राशि कितनी होगी? 50,000 प्रति किसान। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY है, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से शुरू की गई। ये अप्रैल में 11 साल इसको पूर्ण हुए हैं, तो अप्रैल के करंट में इसको डाला गया है ताकि थोड़ा प्रधानमंत्री अभी सरकार तो उन्हीं की है, स्टेट में और केंद्र दोनों में, तो पूछा जा सकता है। इसकी ऋण सीमा कितनी होती है? 10 लाख रुपए से 20 लाख। और जो इसकी ऋण श्रेणी है यानी शिशु इस श्रेणी है, इसके अंदर 50,000 तक का लोन दिया जाता है। फिर किशोर श्रेणी है, इसके अंदर 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन। फिर तरुण श्रेणी है, इसके अंदर 10 लाख तक का लोन। फिर तरुण प्लस श्रेणी है, इसके अंदर 10 लाख से 20 लाख तक का लोन। तो कुछ समझाने वाला नहीं है, ये चीजें हैं जो फैक्ट है वही डाल के लाए गए जिनसे आप एग्जाम में तक रीच कर पाओ। फिर अपन थोड़ा विविध पढ़ लेते हैं कि कई चीजें जैसे शुद्ध सार की होगी या बहुत सारी चीजें जो योजनाओं वगैरह के अंतर्गत नहीं आती, एट द एंड जिनका ऐसे वन लाइनर टाइप की कुछ चीजें वो पढ़ने की कोशिश अपन, या कुछ ऐसी योजनाएं जो अपन पहले नहीं पढ़े अब पढ़ लेते हैं। तो पिंक गाइड ऐप है किसका है? राजस्थान पुलिस का। राजस्थान पुलिस की जो होगी जयपुर पुलिस। इसका उद्देश्य पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाना। यानी नॉर्मली अपन तो जगह पर्यटक हटे घूमवा जाओ, अपन तो सो ध्यान देवे जो बाहर का स्टेट का है, जब बाहर का देश का जगह पर्यटक हुआ है अपन कौन ध्यान में कई चीजें, और लोग भी चीज को बहुत ज्यादा फायदो भी उठावा है। ध्यान क्या ध्यान को नहीं विचारण नाम भी मांगना या तो पिस्सा इंट ले, इसी बात है 500 का 5,000 ले या 50 का 500 ले। इस चीज को बचवा के लिए जो पिंक गाइड ऐप है राजस्थान पुलिस की बात चलाएगी। ये भी के अंदर कहीं वो एक क्लिक पर ही थाने आसपास का सारा पर्यटन स्थल, बैठेगी होटल, रेलवे स्टेशन या बस डिपो सारा की लोकेशन वगैरह सारी की जानकारी मिल जा। तो इसका उद्देश्य क्या है कि मेन फीचर है वन क्लिक, एक ही क्लिक पर मैप, गाइड, इमरजेंसी हेल्प आ जाए, लाइव लोकेशन और नेविगेशन आ जाए, और पर्यटन स्थलों की जानकारी, होटल, पुलिस स्टेशन, हेल्पलाइन डिटेल्स, ट्रैफिक अपडेट भी मिल जाता है। और वैकल्पिक मार्ग भी, एक जो रास्ता उसमें ज्यादा ट्रैफिक है तो दूसरा रास्ता भी उसी ऐप के अंदर दिखा देता है कि इस रास्ते से आप उधर जा सकते हो। फिर राजस्थान बजट 2026-27 में कृषि और ग्रीन बजट है। तो कृषि बजट जो 2026-27 है, कुल राशि उसकी रही थी 69,422.99 करोड़, यानी लगभग 69,423 करोड़। और इसका स्रोत रहा था समेकित निधि से व्यय प्रस्तावित, कितनी निधि है उससे इतना निकाले गए, उससे कैसे दिए जाएंगे। कुल बजट में जो इसकी हिस्सेदारी कृषि बजट की हुआ 11.36%। गत वर्ष जो बजट था 7.59% ज्यादा, यानी ज्यादा पैसे। और जो ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GSDP है, इसमें इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 5 पॉइंट। फिर ग्रीन बजट 2026-27 है, ये सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और हरित राजस्थान के लिए। इसकी शुरुआत 2025-26 में प्रथम ग्रीन बजट से की गई। कुल प्रावधान इसके अंदर है 33,475.53 करोड़। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के 54 प्रमुख शहरों पर किए गए अध्ययन में जल संकट के प्रति गंभीर आग्रह किया। राजस्थान के कुछ शहर शामिल है जिनमें तो
पर वो ट्यूबवेल वाला पानी होता है ना, शावर के नीचे आराम से बैठ के नहाते हैं खड़े खड़े भी, भूजल के पानी का स्तर एकदम नीचे जा चुका है। कुछ जगह तो ऐसी है जिनका आने वाले 5 साल में पानी, जमीनी जो पानी का स्तर है वो एकदम नीचे चल जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। तो उनके बारे में इन्होंने IIT रुड़की है, इनके शोधकर्ताओं ने जो शोध किया था उसकी रिपोर्ट के अनुसार 1996 से 2023 के बीच इन 54 में से 23 शहरों में भूजल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और इनमें राजस्थान के जो कुछ शहर जो बेहद जोखिमपूर्ण है वो है जयपुर। यहाँ पे सीधी सी बात है, जहाँ पे आबादी ज्यादा होगी वहां पे जल का दोहन ज्यादा होगा, जल का दोहन ज्यादा होगा तो जल स्तर नीचे जाएगा या खत्म हो जाएगा। संकटग्रस्त है कोटा, कोटा में भी तो भाई आबादी ज्यादा है, पढ़ने वाले और बिजनेस के इंटेंस से जयपुर जोधपुर, पढ़ने वाले शिखर भी हैं, शिखर इतना बड़ा शहर नहीं है, जोधपुर बड़ा है, जयपुर तो बहुत बड़ा है। जयपुर के जोटवाड़ा और जगतपुरा मूलीपुरा में तो पानी खत्म होने के करीब है, अगले 2-3 साल में पानी आना बंद हो जाएगा उधर भाई, फिर पानी नहीं बचा, पानी का संरक्षण नहीं किया तो। जयपुर में भूदोहन की दर है वो 341% तक पहुंच गई, 350% मायने रखा भाई। फिर धार संस्कृति सर्किट है, इसका उद्देश्य है पश्चिमी राजस्थान की मृदुली संस्कृति, लोक जीवन व धरोहर को पहचान देना। पहल राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पर मुख्य बिंदु इसके थार सांस्कृतिक सर्किट विकसित किया जा रहा है। बजट घोषणा के तहत प्रमुख जिलों को जोड़ा जाएगा, जिसमें जयपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, बीकानेर यानी पश्चिमी राजस्थान के ये 5 जिले हैं। और इसके अंतर्गत कुछ सदस्य बनाएंगे जो यहाँ की रिनोल्ड पर्सनैलिटीज है, वो अनवर खान मांगणियार, लगाराम भील, कुलदीप कोठारी, सोनदान चारण। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के निदेशक इसमें शामिल होंगे। सदस्य में उप निदेशक पर्यटन स्वागत केंद्र राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष होंगे। और सचिव कौन होंगे? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा के द्वारा। तो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं राजस्थान में, उन पर अंकुश लगाने के लिए और आमजन को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन जो राजस्थान पुलिस का हुआ ना, लोगों आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, वो उल्टा है, आमजन में डर और अपराधियों में विश्वास। वर्तमान में तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद आ रहे हैं, क्योंकि वही बात है, पुलिस राठौड़ी उन पे चलाती है जो कमजोर लोग है। यही हमारी पुलिस जो नेता है या बड़े रिनोल्ड है उनके सामने सर करती है। और एक आम आदमी इनके पास अगर जाता है पुलिस वालों के पास, तो वो उनको इतनी झिड़क देके बदतमीजी से बात करते हैं, पूछो मत। वो क्या ही वहां पे रिपोर्ट लिखवा दिया, क्या ही वहां पे सुना ले। तो इनकी राठौड़ी सिर्फ जो आम लोग हैं, जिनको इतनी रीच नहीं है, जिनके इतने जैक नहीं है, वहां पे ये अपनी राठौड़ी चलाते हैं। और जहाँ पे जो इनोल्ड पर्सनैलिटीज या नेता वगैरह लोग हैं, जिनके घर 3-4 फॉर्च्यूनर खड़ी हो, सीधी सी बात है, पैसे वाले लोग, वहां पे सर करते नजर आते हैं। थोड़ा उल्टा आ रहा है, राजस्थान पुलिस को ध्यान देना चाहिए, स्पेशली राजस्थान पुलिस को क्रिटिसाइज करने की जरूरत पड़ती है कई बार। जो साइबर क्राइम से सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित संचार ऐप के माध्यम से चक्षु पोर्टल लॉन्च किया। महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 11 अप्रैल 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर बांधी हुई 2 साल प्रत्येक ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले की लाइब्रेरी और सभी जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय स्थापित करने की घोषणा है। प्रोजेक्ट काराकल, प्रोजेक्ट काराकल का शुभारंभ जो किया गया वो किया गया कहां से? राजस्थान वन विभाग रणथंभौर टाइगर रिजर्व से किया गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व उद्देश्य काराकाल जो जंगली बिल्ली है उसका संरक्षण करना और सहयोगी है भारतीय वन्य जीव संस्थान सेकोन टाइगर वॉच। फिर राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस, राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया 16 अप्रैल 2026 को। इसके अंदर मुख्य घोषणा की कि पुलिस कर्मियों के लिए पहले चरण में 500 आवास बनाए जाएंगे। स्पोर्ट्स वेलफेयर उत्सव फंड में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने हेतु 200 की क्षमता वाले 5 बैरक बनाने की घोषणा भी की गई। और वो जो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर है, इसमें इसका वो आयोजन किया गया। तो राजस्थान पुलिस की पेंशनर्स पोर्टल है उसका लोकार्पण किया गया। इस विशेष सेवा को राजकोप सिटीजन ऐप से जोड़ा गया है। फिर मानसून रिपोर्ट 2025, इसके अंदर हम देखेंगे किन किन जिलों में कितनी बारिश वगैरह हुई और किन में ज्यादा हुई, किन में कम हुई। तो मानसून रिपोर्ट 2025 में राजस्थान मानसून 2025 कुल वर्षा जून से सितंबर 2025 715.2 मिलीमीटर। 2025 की जो रिपोर्ट है इसमें जो जून से सितंबर है उसमें 715.2 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो औसत के मुकाबले बहुत ज्यादा हुई। सामान्य वर्षा जो राजस्थान में होती थी वो 435.6 मिलीमीटर होती थी। अधिकता कितनी प्रतिशत दर्ज की गई? 64%।
पहले पिएगा 164%। जिलेवार स्थिति देखते हैं, 20 जिलों में 60% से अधिकतम वर्षा हुई, नॉर्मली वर्षा होती है उससे ज्यादा। और जो 12 जिले हैं उनमें 20 से 59% अधिक वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा वाले जिले कौन से? 1593.5 मिलीमीटर, यानी यहाँ पे लगभग 12% की वृद्धि दर्ज की गई। सवाई माधोपुर 1333.1 मिलीमीटर, यहाँ पे 102% की वृद्धि दर्ज की गई। फिर राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना है, इसमें स्वीकृति किसने दी? बैंक के बोर्ड के द्वारा। राशि $225 मिलियन, यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य है राज्य के राजमार्गों की दक्षता, मजबूती और सुरक्षा को सुधार करना। विशेष तथ्य इसमें भारत में पहली बार स्टेप अप लोन का उपयोग किया गया। ऋण स्रोत है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, और ऋण की अवधि है 35 वर्ष, यानी कि जो पैसे मिलेंगे और भारत को इसके लिए 35 वर्ष के लिए मिलेंगे, और इससे जो राजस्थान का राजमार्ग है उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो ये था हमारे अप्रैल का जो राजस्थान का करंट है वो। इसके अंदर हमने वो सारी चीजें लाने की कोशिश करी जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आप उन क्वेश्चन तक अपनी रीच कर सकते हो, और क्वेश्चन सही करने के भी चांसेस बन सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स नहीं डालिए क्योंकि वही लंबा हो जाएगा ऑफलाइन क्लास की तरह। इतना हो सके कि वो कम में ज्यादा देने की कोशिश करिए कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए जैसे तैसे। इसके बाद में जो सुजस सार है या सुजस बुलेटिन है, जो वन लाइनर भी लाने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे जो ऐसे जीके के ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी लाने की कोशिश करूंगा कि आप ये जो 40% वाला वो मैटर बेट था ना, 40% हो जाए, बाकी तो मैं देख लूंगा या देख लूंगी, वो करने की पूरी कोशिश जारी है। तो उम्मीद है आप इसे पढ़ेंगे और वो 40% का जो क्राइटेरिया उसको क्रॉस करेंगे। धन्यवाद।